ये इस पीडीएफ के नीचे जो है इसका आंसर भी दिया गया है और मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दूंगा क्लास समाप्त होने के बाद। वीडियो का लिंक भी और इसकी पीडीएफ भी आपके ग्रुप में पहुंच जाएगा। बेसिकली ये जो आज प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ये समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं, जहां समाजशास्त्रीय परंपरा इमाइल दुर्खिम का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, दुर्खिम का प्रकारवाद, मैक्स वेबर का समाजशास्त्रीय सिद्धांत, मैक्स वेबर का पद्धति शास्त्र, मैक्स वेबर का धर्मशास्त्र, साथ ही साथ कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के विचारों के स्रोत, कार्ल मार्क्स के कल्पनामूलक समाजवादी, कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, राज्य संबंधी मार्क्स की विचारधाराएं। इन सभी पॉइंटों से मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। अगर हम बात करें तो यूजीसी नेट में आपको एक यूनिट नंबर 2 मिलेगा, जहां समाजशास्त्रीय परंपराएं या समाजशास्त्रीय सिद्धांत को रिलेट कराया गया है और परीक्षा में दुर्खिम, मैक्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स से सवाल आप लोगों ने देखा है यूजीसी नेट में। तो इन प्रश्न पत्रों में भी आप लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप लोग देखेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट बनेंगे। DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की मैं अगर बात करता हूं आप लोगों से, तो इन परीक्षा में भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं MP सेट सोशोलॉजी और MP PSC सोशोलॉजी, इन क्लास के लिए तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्लास है। MP सेट सोशोलॉजी में ये 3 विद्वानों से प्रश्न श्योर है कि पूछे जाएंगे और MP PSC में भी पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा। जो भी डाउट होगा, जो भी आप लोगों के मन में विचार आएगा, आप लोग उस पर भी बातचीत हमसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशनल यानी एक प्रकार के शास्त्रीय परंपराओं के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूँ। 1700 ईस्वी के बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र में कई सामाजिक विचारक उभर कर सामने आए थे, जिनमें से कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और दुर्खिम बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। 18वीं 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के कई सामाजिक विचारक उभर कर आए थे, जिनके विचार धार्मिक मान्यताओं से हटकर थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित थे और इन्हीं समाजशास्त्रीय विचारकों में इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण रहे, जिन्होंने शास्त्रीय समाजशास्त्र परंपरा को अध्ययनोन्मुखी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उन्हीं के संबंध में आपके सामने एक पहला प्रश्न शुरुआत होता है। ध्यान दीजिएगा कि समाजशास्त्रीय परंपरा और आधुनिकता है, क्या मूल्य है, परंपरा है, विचार है या सामाजिक संरचना है? जवाब आप लोग बताइए, किन कंडीशन में आप इस सवाल का जवाब देना उचित समझेंगे, प्लीज़। ऑप्शन नंबर आपने कहा कि डी। ओके, मैं आप सबको बता दूं कि यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है, यदि ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों ने बी का चुनाव किया है, विचार, तो ऑप्शन आपका सही है। विचार ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझिएगा, समाजशास्त्रीय परंपरा और आधुनिकता दोनों ही विचार हैं। ध्यान दीजिएगा, मूल्यों और संस्थाओं का सम्मिलित रूप है। ये विचार, मूल्य और संस्थाएं परंपरा और आधुनिकता में भिन्न भिन्न होते हैं। परंपरा समाज की एक सामूहिक पद्धति है जो सामाजिक संगठन के सभी स्तरों में व्याप्त होती है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय परंपरा और आधुनिकता है एक विचार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। सेकंड सवाल कहता है कि समाजशास्त्रीय परंपरा, देखिए यदि आप मेरी क्लास गूगल मीट पे ले रहे हैं और सेल फ़ोन यानी फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने फ़ोन को रोटेट कर दीजिए।
फ़ोन को घुमा दीजिए और स्क्रीन को थोड़ा सा आप लोग जूम कर लेंगे तो मेरा स्क्रीन जो है आप लोगों को साफ और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि समाजशास्त्रीय परंपरा और आधुनिकता किसका सम्मिलित रूप है। पहला ऑप्शन मूल्य और परंपरा, मूल्यों और संस्थाओं का, तीसरा है समूह का, चौथा है सामूहिक संस्था का। जवाब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन क्या होना चाहिए। मूल्य और परंपरा का। मूल्य और परंपरा का आप बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है पहले क्वेश्चनों में, तो मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि समाजशास्त्री परंपरा और आधुनिकता दोनों विचार हैं, मूल्य और संस्थाओं का सम्मिलित रूप है। क्या है? सम्मिलित रूप है। और यही विचार मूल्य और संस्थाएं परंपरा और आधुनिकता में भिन्न भिन्न होती हैं। मैं आपको बता दूं, समाजशास्त्रीय परंपरा और आधुनिकता मूल्यों और संस्थाओं का, ठीक है, संस्थाओं का सम्मिलित रूप है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा अगेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामाजिक विरासत के तत्व होते हैं। सामाजिक विरासत के तत्व होते हैं। देखिए, परंपरा सामाजिक विरासत है जिनके 3 तत्व मूल्यों की व्यवस्था की गई है, सामाजिक संरचना और उसके परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व की संरचना। ठीक है। तो 3 तत्व जिसमें मूल्यों की व्यवस्था, सामाजिक संरचना और तीसरा परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व की संरचना। तीनों का नाम नोट कर सकते हैं, मूल्य की व्यवस्था, सामाजिक संरचना, व्यक्तित्व की संरचना। जी, जवाब क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, परंपरा का अर्थ किस काल में विकसित हुआ है। परंपरा का अर्थ किस काल में विकसित हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आपको पता होना चाहिए, आसान सा सवाल है कि प्राचीन काल। नो, प्राचीन काल में नहीं। परंपरा का अर्थ यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, देखिए, समाजशास्त्र में परंपरा का सामाजिक, सांस्कृतिक और कार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया था। परंपरा का अर्थ था अपेक्षाकृत आधुनिक काल में विकसित होना। मैं आपको बता दूं, किसी भी समाज में विकास निरंतर होता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तत्व, संस्था और सामाजिक संरचना के कुछ अंग अस्थायी रूप से बने होते हैं, जिसे हम परंपरा कहते हैं। तो समाजशास्त्री परंपरा के प्रमुख विद्वानों में दुर्खिम, वेबर और कार्ल मार्क्स इत्यादि जैसे विचारक ने अपने विस्तृत वर्णन को दर्शाया है। मैं आपसे कहूँगा कि सही जवाब अगर आप दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी वाला सही जवाब होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 में आप आसानी से बता सकते हो कि सवाल कहता है आपसे कि समाजशास्त्री परंपरा के विद्वान निम्नलिखित में से कौन से हैं। आप आसान सा सवाल प्लीज़। डी, ये सभी है। डी। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आपने ऑप्शन नंबर डी की तरफ झुकाव किया है, ये सभी, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही जवाब है। इमाइल दुर्खिम किस देश का समाजशास्त्री था। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एमपीपीएससी के स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को फोकस करें। एमपीपीएससी और एमपी सेट की जो सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ऐसे प्रश्नों पर अपना विचार जो है करें। बिल्कुल, अगर मैं आपसे बात करता हूँ समाजशास्त्र का एक अलग विषय के रूप में पहचान दिलाने वाले समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम का जन्म बेसिकली 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एक छोटे से कस्बे में एपीनल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? एपीनल में हुआ था। यहूदी परिवार में जन्मे दुर्खिम बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे। एपीनल कॉलेज में या इस कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त किया और उसके बाद वो पेरिस की विख्यात इकोल अकादमी में शिक्षा ग्रहण इन्होंने किया था।
ठीक है, तो मेरा कहने का आशय ये है कि इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इमाइल दुर्खिम का सामाजिक तथ्य किस विषय पर आधारित है? धर्म, श्रम विभाजन, आत्महत्या और ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7। सर सभी हो क्वेश्चन जाएगा। नंबर 7 में आपने कहा कि सभी पर, तो आपने करेक्ट जवाब दिया है। यहाँ पर देखिए, फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट, सोसाइटी और रिलीजन यानी धर्म और डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है, इत्यादि के विषय में उल्लेखनीय योगदान दिया है। और दुर्खिम ने समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी, विकासवादी, प्रकार्यवादी, धर्म और समाजशास्त्री थे। एक बार म्यूट रहिए, कोई बच्चा है जो अनम्यूट है क्लास में, म्यूट हो जाइए प्लीज़। सर बबीता जी हैं। बबीता म्यूट रहो, क्लास में म्यूट रहो आप, है ना। तो उन्होंने समाजशास्त्र को ठोस और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति और व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान किया है, और समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया। तो मेरा कहने का आशय ये है कि इमाइल दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य नंबर 1, नंबर 2 सुसाइड यानी आत्महत्या, नंबर 3 यानी 3 धर्म, और नंबर 4 आपका श्रम का विभाजन, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी होगी। और मैं इस हिसाब से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा यहाँ पर 4th वाला, यहाँ पर 4th सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? कार्ल मार्क्स है, दुर्खिम है, वेबर है और एडवर्ड सैड है। सवाल सर दुर्खिम। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ 8 का, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका सही है बी यानी दुर्खिम। बी में इनका कहना यह है, दुर्खिम का एक स्टेटमेंट आया, परिभाषा आया, समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान के रूप में नाम दिया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति और व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान किया है, और समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। दुर्खिम ने सामाजिक अंतः क्रिया का गहन अध्ययन किया है, और इसी के आधार पर महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय विचार भी इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दुर्खिम ने समाज के में विघटित होने वाली घटनाओं के कारण किसे बताया है? यानी दुर्खिम ने जो समाज में घटना घटित होती है, उस समाज में घटित होने वाली घटनाओं का कारण किसे बताया है? व्यक्ति को बोला है, परिवार को बोला है, समाज को बोला है या धर्म को बोला है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। ओके, यदि आपने यहाँ पे समाज का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपने करेक्ट जवाब चुना है। ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर सही ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दुर्खिम ने किसे प्रधानता देने की बात की है? किसे प्रधानता देने की बात की है? क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 10 सोसाइटी यानी समाज को, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने यहाँ पे समाज का चुनाव किया है, सोसाइटी का चुनाव किया है, तो करेक्ट जवाब है। दुर्खिम ने किसे प्रधानता देने की बात की है? तो मेरा कहने का आशय यहाँ पर ये है कि ऑप्शन में जो शब्द है यहाँ पे सोसाइटी यानी समाज, वह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ दुर्खिम महोदय ने व्यक्ति को, विचारों को और नैतिकता को परे रखकर इन्होंने समाज को लेकर बात किया कि समाज जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो है व्यक्ति के लिए, विचारों के लिए, समुदाय के लिए, ठीक है, इत्यादि जो भी एलिमेंट आते हैं, जो भी तथ्य आते हैं, उन सभी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः मैं ये बात कह सकता हूँ कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज को प्रधानता देनी होगी, क्योंकि व्यक्ति समाज की देन है, ठीक है, समाज की देन है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दुर्खिम के अनुसार समाज किसका एक ही तंत्र है? किसका बेसिकली एक ही तंत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 में सही जवाब बेसिकली आपको बताना है, तो आप कहेंगे प्रकार्यवाद का। समाज प्रकार्यात्मक एक ही
तंत्र है, अर्थात इसे आपस से संबंधित अवयवों के एक तंत्र के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि इसके किसी प्रकार्यवाद और प्रकारवाद का मतलब क्या होता है? किसी क्रिया को करने को लेकर। मैं आपको बता रहा हूँ कि समाज प्रकार्यवाद एक ही तंत्र है, कलेक्शन से है, अर्थात इससे आपस में संबंधित जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो अंग होते हैं, जो अवयव होते हैं, उसके एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसके किसी भी अवयव को पृथक करके नहीं समझा जा सकता है। हमारे शरीर के जो भी अंग हैं वो एक महत्वपूर्ण अपना रोल निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज में भी जितने भी अवयव हैं वो अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। दुर्खिम ने इसी के आधार पर एक किताब की रचना कर दी थी, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी और द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में प्रकारात्मक या प्रकारवाद की विवेचना भी की है। तो मेरा कहने का आशय ऑप्शन में जो होगा वो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, प्रकार्यवाद। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकार्यवाद की विवेचना दुर्खिम ने अपनी किस रचना में की है? मैंने अभी अभी इस प्रश्नों पर बात किया है, आप जवाब भी बता सकते हैं। एक सुसाइड है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी का चुनाव किया है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब होगा। समाज की वास्तविक इकाई किसे माना है? समाज की वास्तविक इकाई किसे माना गया है? तो वो बेसिकली एक शब्द आता है नैतिकता। समाज का नैतिक वास्तविकता है जो सामूहिक मनोभाव, विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उसी संदर्भ में समाज की वास्तविकता इकाई माना गया नैतिकता को। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40, दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा उसकी किस पुस्तक में वर्णित की गई है? किसका? समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी वो किताब है? नाम आपको बताना है। दुर्खिम के द्वारा रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। मैं आपको बता दूं कि सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ दुर्खिम के द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा उनकी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में विस्तार से दी गई है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य का विचार हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिए गए व्यक्तिवादी विचारों से बिल्कुल भिन्न था। उनका मत था कि जितनी भी सामाजिक क्रियाएं हैं उनका विश्लेषण सामाजिक संदर्भ के अधीन ही किया जाना चाहिए। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक क्रियाओं को समझने का आधार समाज है, इसलिए व्यक्ति या मनोविज्ञान को आधार मानकर जो समाजशास्त्रीय अध्ययन किए जाते हैं वह हमेशा अवैज्ञानिक माने भी जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट माना जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। दुर्खिम का सामाजिक तथ्य का विचार डैश के व्यक्तिवादी विचार से भिन्न है। किससे भिन्न था? अभी भी मैंने बोला है, हर्बर्ट स्पेंसर। अभी भी बोला, सुनते हो कि नहीं आप लोग? बताइए। हाँ, सुना करो, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर। सर मैं कुछ कहना चाह रहा था सर। कहिए। सर हम लोग जो एमपी सेट सोशियोलॉजी वाले हैं सर, हम लोगों ने अभी ये सब चैप्टर पढ़े नहीं है सर, ना हमें हाँ, सर तो नोट्स मिला है। अभी भाई संडे है, आज मैंने बोला था प्रैक्टिस करवाऊंगा। दुर्खिम का चैप्टर, अभी कार्ल मार्क्स का चैप्टर रह गया है तो वो मैं करवा दूंगा। अभी निश्चिंत रहे भाई। इतना तो ध्यान में रखे कि ये क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके नोट्स और क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, है ना, जब यूनिट नंबर 2 यूजीसी नेट का चलेगा और आपका जब चलेगा पहला यूनिट, ठीक है। तो मैंने पहला यूनिट अभी स्टार्ट नहीं किया है ना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, है ना।
बशर्ते ये समझने वाली बात है। एक्चुअली सर अभी आपने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर साहब 1-2 क्लासेस मतलब जो हमारी चली हैं वो ही है सर। हाँ, उसके अलावा अभी हम देखो लोग अभी नया सा लगता है एकदम। हाँ बिल्कुल नया लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी ऐसी कई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हैं जो बेसिकली दुर्खिम पर भी बेस्ड हैं, कार्ल मार्क्स पर भी बेस्ड हैं। DSSB वाले बच्चों को मैंने करवाया था उस समय, तो वहाँ से भी चाहें तो आप वीडियो विजिट करके देख सकते हैं दुर्खिम वगैरह के बारे में, है ना। एक्चुअली सर उसकी लिंक वगैरह कुछ हमें शेयर कर दें सर आप। अच्छा, लिंक तो मेरे पास देखो, मेरा चैनल तो आप सभी लोगों ने, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, है ना। अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो कभी कभी जाके थोड़ा बहुत ना वहाँ पे चैनल पर विजिट करके देखिए ज़रा प्लेलिस्ट सर ने क्या क्या बनाया है, वीडियो कौन कौन से अपलोड किया है, कभी कभी ये भी जानने के इच्छुक रहा करें आप लोग। बाकी तो आप हाँ, आप MP सेट के अगर स्टूडेंट है या MP PSC के स्टूडेंट है तो वो सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। अभी तो मैं आप लोगों को केवल कॉमन टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, जैसे यूनिट नंबर 3 में हमने अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना। बाकी देखिए जो MP PSC के बच्चे हैं उनको कवर हो चुका है, DSSB कवर हो चुका है, UGC नेट जून बच्चों के लिए कवर हो चुका है ना। इन बच्चों का कवर, अभी तो MP सेट का हमने हाल ही में क्लास स्टार्ट किया है ना, ये भी हो जाएगा, ठीक है, निश्चिंत रहें। दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किसे अवैयक्तिक माना है? सवाल आपके सामने कहता है दुर्खिम की समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किसे अवैयक्तिक माना है। हर एक प्रश्न के पीछे मैं थोड़ा सा तर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ उन तर्कों को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर अवैज्ञानिक लिखा है व्यक्ति को, सॉरी अवैज्ञानिक, सॉरी मैं अवैयक्तिक पढ़ रहा था, वेरी सॉरी। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ जो है वैज्ञानिक माना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आपने ऑप्शन नंबर का चुनाव किया है ए ऑप्शन को, तो आपने सही जवाब दिया है व्यक्ति को। कारण ये है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए किसे अवैज्ञानिक माना गया है ना, किसे अवैज्ञानिक माना गया है तो वह व्यक्ति को माना गया है। वह किसको माना गया है? व्यक्ति को माना गया है। और उस आधार पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर आपका जो जाने है वो पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे सामने देखिए, मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि उसका मत था कि सामाजिक क्रियाएं उनका विश्लेषण करती हैं, सामाजिक संदर्भ के अधीन ही वो किया जाना चाहिए, अर्थात सामाजिक क्रियाओं को समझने का आधार समाज है, इसलिए व्यक्ति या मनोविज्ञान के आधार मानकर समाजशास्त्रीय अध्ययन किए जाते हैं, वह हमेशा अवैज्ञानिक होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपने व्यक्ति या मनोविज्ञान के आधार को मानकर आप समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो वह अवैज्ञानिक माना जाता है, वो हमेशा माना जाता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। हर एक प्रश्न के पीछे जो तथ्य है, जो लॉजिक है, जो तर्क है मेरा, उन तर्क पर भी थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किसने बतलाया है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और आसान सा क्वेश्चन है, जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 17 में आपका जो जवाब मेरे सामने आया है वो ऑप्शन नंबर सी की तरफ से आया है, यानी दुर्खिम के द्वारा। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन बताया है। दुर्खिम का मानना था कि जिस प्रकार सभी विशेषज्ञ अपने अपने अध्ययन के विषय, ठीक है, अपने अपने अध्ययन के विषय का चयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिक तथ्य का चयन कर उनका विश्लेषण विस्तार से किया है, क्योंकि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। तो दुर्खिम ने एक परिभाषा लिखा, कहा कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझाने पर बल दिया, या समझा जा सकता है, इस तरीके की प्रक्रियाओं पर बल दिया है। आगे एक तथ्य आता है, कहता है कि किसने कहा है था कि सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं की तरह समझना चाहिए। इमाइल दुर्खिम, ऑगस्ट काम्टे, मैक्स वेबर और हर्बर्ट स्पेंसर। जवाब आपके सामने 18 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? तो ए ऑप्शन सही होगा, दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। अभी अभी हमने थोड़ा सा जिक्र भी किया प्रमुख क्षेत्र का, सामाजिक तथ्य। तो मैंने कहा कि सामाजिक तथ्य का चयन कर उनका विश्लेषण बेसिकली जो है सामाजिक तथ्य का चयन करके उनका विश्लेषण विस्तार से किया जाता है, क्योंकि सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 का जवाब ऑप्शन नंबर आप बी की तरफ जा रहे हैं तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को किस रूप में देखा है? विज्ञान के, समाज के, भौतिक पदार्थ में या सभी में? सर सभी।
यदि यहाँ पर देखिएगा, सभी आप ना कहें तो बेटर रहेगा, यहाँ पे भौतिक पदार्थों को मेंशन करें तो सबसे अच्छा है। भौतिक पदार्थों को। हाँ, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, सामाजिक तथ्य को उन्होंने एक वस्तु, एक चीज़ या एक भौतिक पदार्थ के रूप में देखा है। जिस प्रकार एक भौतिक पदार्थ का अध्ययन भौतिकी में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार ना समाजशास्त्री सामाजिक तथ्य का अध्ययन भी करता है। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के रूप के वर्णन में आत्महत्या का विवेचन का वर्णन का विस्तार से कर दिया था। तो बेसिकली यहाँ पर जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सामाजिक, ठीक है, क्या बोलता है कि सामाजिक तथ्य, ठीक है, मनुष्य के बाहर रहते हुए किसे प्रभावित करता है, विचार को और समाज को या नैतिकता को या चेतन को। क्वेश्चन नंबर 21, चेतन। यदि आपने चेतन बताया है तो गलत जवाब दिया है। यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन जाएगा, देखिए मैं आपको अभी एक बात अभी भी मैंने आपसे जिक्र भी किया, कहा कि जिस प्रकार भौतिक पदार्थ का अध्ययन भौतिकी में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य का अध्ययन करता है ना। तो दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के रूप में वर्णन में आत्महत्या के विवेचन का वर्णन विस्तार से किया। आत्महत्या व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई होती है ना। तो सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर, सामाजिक तथ्य, ठीक है, मनुष्य के बाहर रहते हुए भी किसे प्रभावित करता है, तो वो विचार को प्रभावित करता है। किसे? विचार को प्रभावित करता है। तो मेरा कहने का आशय है कि ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब होगा, विचार। विचार यहाँ पर सही ऑप्शन क्लिक होगा आपका, ठीक है। आगे आपसे कहता है एक सवाल और कि सामाजिक तथ्य का प्रभावित या प्रभाव व्यक्ति अनुभव कहाँ अनुभव करता है। सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति कहाँ अनुभव करता है, बाह्यपन में, आंतरिकपन में? आंतरिकता में। देखिए, सामाजिक दुर्खिम के द्वारा जब सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण हुआ ना, तो उस समय विशेषताओं को लेकर रिप्रेजेंट किया। जैसे उन्होंने कुल 4 टाइप की विशेषताएं बताई। एक विशेषता उनकी थी, आप ध्यान रखने वाली बात है ये सारी चीज़ें, बाह्यपन विशेषता, दूसरा एक था आंतरिकता विशेषता, तीसरा है सार्वभौमिकता विशेषता, चौथा है वस्तुनिष्ठता विशेषता। ये विशेषता बताया था सामाजिक तथ्य की विश्लेषण के दौरान। और सवाल तो यही है कि सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति कहाँ अनुभव करता है। तो मेरा कहने का आशय क्वेश्चन नंबर 22 में आप आंतरिकता लगाइए। अब सुनिएगा, यदि आपसे सामाजिक तथ्य में मनुष्य के बाहर भले ही रहता है, परंतु वह व्यक्ति के आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, इसके प्रभाव और महत्व को सभी व्यक्ति अपने अंदर अनुभव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समाज का जो स्वीकार व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर उसके व्यवहार को नियंत्रित करने पर पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो कहने का आशय यहाँ पर क्या था, यहाँ जो शब्द रिप्रेजेंट किया गया कि प्रभावित व्यक्ति कहाँ अनुभव करता है, प्रभाव व्यक्ति कहाँ अनुभव करता है, इसके प्रभाव और महत्व, ठीक है, इसका व्यक्ति के अपने अंदर अनुभव कर सकता है। और ये बात आंतरिक आता है, अपने अंदर आंतरिक आता है। और जब सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहता है, तो मनुष्य के बाहर रहते हुए भी तो उसके विचारों को प्रभावित करता है। इसलिए हम इसे समझना आसान हो जाता है कि विचारों को, जो उसके विचारों को प्रभावित कर रहा है, और वो विचार जो है बेसिकली बाहरी है, बाह्य है, तो उन कंडीशन में बाह्यपन आता है। तो यहाँ प्रभाव व्यक्ति पर पड़ रहा है, कहाँ अनुभव करता है, तो वो आंतरिकता में करता है, ठीक है। सर ये बाहरीपन का एक बार दोबारा से क्लियर करेंगे? बिल्कुल, सामाजिक तथ्य की विशेषता का उल्लेख है बाह्यपन करते हुए दुर्खिम ने ये बताया है कि सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहता है, सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहता है, और मनुष्य के बाहर रहते हुए भी उसके विचारों को प्रभावित कर देता है। इसलिए इसे समझना आसान हो जाता है जब उसका विचार बाह्य चीज़ों से रिप्रेजेंट होता है। बाह्य वातावरण से कोई चीज़ अगर आपने देख कर प्रभावित होते हैं तो वो बाह्य चीज़ों को आता है। अनुभव तो बेसिकली आंतरिक होगा ना,
अनुभव कहाँ होता है आपके अंदर? जी अनुभव जी, अनुभव तो आंतरिक होगा सर। तो बाह्य तो बाहरी होगा, सिंपल सी बात है ना। और सार्वभौमिकता, अब आपके मन में आ रहा होगा सार्वभौमिकता क्या होता है। सामाजिक तथ्य का स्वरूप यूनिवर्सल होता है, अर्थात सार्वभौमिकता या सभी व्यक्ति की चेतन अवस्था के समान रूप से प्रभावित होता है। तो समान रूप से सभी के लिए आए और वहाँ पे चेतन अवस्था आए तो सार्वभौमिकता। वस्तुनिष्ठता, सामाजिक तथ्य की वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य मेरा ये है कि सामाजिक तथ्य का अध्ययन बिना भेदभाव को जाने हुए करना, यानी भेदभाव रहित होकर कार्य करना। अगर मैं यही व्यक्तिनिष्ठ कहता तो मैं ये बात बोलता कि भेदभाव सहित कार्य करना है कि नहीं। तो इसी के माध्यम से दुर्खिम ने सामाजिक पूर्व निर्धारण सोच की आलोचना करते हुए नई सोच के साथ समाजशास्त्रीय विश्लेषण करने का प्रयास भी किया है। तो वहाँ पर नाम आता है वस्तुनिष्ठता शब्द। क्वेश्चन नंबर 23, किसने यह विचार दिया कि सामाजिक तथ्यों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है? किसने ये विचार दिया? अभी भी आपने बताया, दुर्खिम ने। अगला सवाल, सभी व्यक्तियों को चेतन अवस्था को समान रूप से प्रभावित होता। चेतन मैंने बोल दिया है, अब आप बता भी सकते हो क्वेश्चन नंबर 24 का सर सामाजिक तथ्य। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। यही चीज़ होता है कि मैं प्रश्नों के जब इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ तो एक आध प्रश्न ऐसे मिलते हैं जो आपको रिलेट करा देते हैं, है ना। ये बड़ी अच्छी बात है, आप सभी लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हम लोग, है ना। दुर्खिम कहते हैं कि आत्महत्या को किस प्रकार की घटना माना है दुर्खिम? सर सामाजिक। अच्छा, कुछ बच्चे दुर्खिम, कुछ बच्चे सामाजिक की तरफ जा रहे हैं। देखो 25 में अगर मेरा सिंपल सी बात है, मैं आपसे कहूँगा कि दुर्खिम ने आत्महत्या को किस प्रकार की घटना बताया है ना, तो वो व्यक्तिगत घटना बताया। दुर्खिम ने आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना माना जिसके कारण आवश्यक रूप से सामाजिक होते हैं। सामाजिक शक्तियाँ जिनका उद्भव व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक होता है, आत्महत्या का निर्धारण करता है और ये शक्तियाँ समाज में विभिन्न सामाजिक समूहों में और धर्मों में होता है। अर्थात मैं ये बात कह सकता हूँ कि दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या का सिद्धांत जो है मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान और भौगोलिक कारकों पर आधारित है। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने अनुभाविक साक्ष्य प्रस्तुत किया था। कौन? दुर्खिम ने। उनका मानना था कि आत्महत्या आनुवंशिकता और तनाव आदि के कारणों से नहीं होता है, बल्कि सामाजिक संरचना के कारण से होता है, जो संभावित आत्महत्या को बढ़ावा देता है एक प्रकार से, है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आत्महत्या को किस प्रकार की घटना माना, तो व्यक्तिगत घटना के रूप में माना है। ऑप्शन सही जाएगा आपका बी वाला। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या आनुवंशिकता और तनाव के कारण नहीं बल्कि डैश के कारण माना है। बता सकते हो डैश के कारण? मैंने अभी बताया सही, यानी आप सही से मेरी बातों को आप सभी लोग सुन रहे हो। बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर आपका बी, बहुत बढ़िया जवाब। अगला सवाल कहता है आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार कम किया जा सकता है? बताइए, समाज की धार्मिक एकता में या व्यक्तिगत में या पारिवारिक में या सामूहिक में? आप जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब क्या होना चाहिए प्लीज़? कम करने की परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में यदि ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर ए को मानते हो तो सही है, क्योंकि आत्महत्या की प्रवृत्ति को किस प्रकार हम कम कर सकते हैं? समाज की धार्मिक एकात्मकता को लाकर। मैं आपको बता दूं, दुर्खिम ने आत्महत्या के संबंध में ना विचार दिए थे, और वो कितने विचार थे? 3 ही विचार थे। 3 विचार थे। 3 विचार कौन कौन से थे? प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। समाज की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक एकात्मकता जितनी अधिक होगी ना, आत्महत्या की संख्या उतनी कम होगी। इस बात से सहमत हैं आप सभी लोग? बताइए। होना चाहिए। दूसरी बात, आपको ये ध्यान रखना होगा चाहिए, आत्महत्या सामाजिक छीड़ व्यवस्था का परिणाम है। छीड़ मतलब जड़ होता है। आत्महत्या की दर आयु, जेंडर यानी लिंग, धर्म, निवास स्थान, वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक संरचना आदि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। आत्महत्या बताइए भिन्न भिन्न होता है कि नहीं? पारिवारिक संरचना के आधार पर हो सकता है, आयु के आधार पर हो सकता है,
धर्म के आधार पे भी हो सकता है, निवास स्थान के आधार पे भी हो सकता है। तो सही जवाब आपका वो भी बन जाता है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आत्महत्या का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे समाज से होता है। ये 3 बातें बेसिकली आपको ध्यान रखनी होगी, किसके अनुसार? इमाइल दुर्खिम के अनुसार। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया है? समझिएगा, अच्छा सवाल। सर शायद ऊपर एक क्वेश्चन रह गया है। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया, 1 मिनट, कौन सा? 28 आंसर हो गया हो तो गया था, सही है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र में विश्लेषण की एक विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, चलिए मैं बताता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर सी पर, दुर्खिम पर, तो मैं बता दूँ कि फंक्शनलिज्म ऑफ दुर्खिम, समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का प्रारंभ स्पेंसर से माना जाता है ना? प्रारंभ किससे माना जाता है? हर्बर्ट स्पेंसर से, किंतु इसे वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुर्खिम को जाता है। उन्होंने अपनी रचना द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी और द रोल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में प्रकार्यवाद की विवेचना की थी। इन्होंने समाजशास्त्र में विश्लेषण की विधि को प्रकार्यवाद का नाम दिया था। दुर्खिम ने प्रकार का अर्थ कहा कि किसी भी इकाई द्वारा उसके संबंधित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला जो योगदान होगा वही प्रकार्यवाद कहलाएगा, है ना? तो सही जवाब इस प्रश्न का सी ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकारात्मक पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन और संस्कृतियों की इकाइयों को ज्ञात कर उनके प्रकारों को बताना है। यह कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 29। सर दुर्खिम। ओके, सबका आंसर दुर्खिम ही है। अच्छा जी, क्यों, क्या हो गया? आपने हंसा क्यों? हाँ जी, प्रकारात्मक पद्धति का आंसर दुर्खिम ही है मुझे लगता है। अच्छा, सबके आंसर दुर्खिम ही लगता है। ओके, चलो कोई बात नहीं, अभी आगे आएंगे नाम परिवर्तित, क्योंकि दुर्खिम का ही यहाँ पर सब कुछ जा रहा है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में प्रकारात्मक पद्धति का उद्देश्य किसी भी समूह, समाज, संगठन और संस्कृति की इकाइयों को ज्ञात करके उसके प्रकारों को बताना ही यह स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 29 में आप डी को लगाएंगे, जहाँ पे दुर्खिम एक अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा विकसित की है? यह जवाब भी आपको आसान होगा जानना कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा के रूप में भी नाम दुर्खिम का ही आएगा और इमाइल दुर्खिम का ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना? क्वेश्चन नंबर 31, प्रकारात्मक विश्लेषण में समाज का एक सावयव माना है। किसने सावयव माना है ये आपको बताना है, तो नाम दुर्खिम। चलिए बहुत बढ़िया, दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकार्य किसी इकाई का वह अवलोकित परिणाम है, वह अवलोकित परिणाम है। अब यहाँ पर बताइएगा नाम किसका आ रहा है, जो व्यवस्था के अनुकूलन या समायोजन में योगदान देता है, या परिभाषा किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने, हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर होगा आपका करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 33 के अनुसार ये प्रश्न यूजीसी नेट का समझो एक प्रकार का ट्रेंड है, जरा ध्यान दीजिएगा। इमाइल दुर्खिम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान में भूमिका यह है। ऑप्शन आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें। देखिए, वे व्यक्ति को आंतरिक और बाह्य खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाता है। गलत जवाब। वे व्यक्तियों को धार्मिक अनुष्ठान और औपचारिकताओं को पूरा करने का अवसर भी देता है। ये भी गलत जवाब।
दुर्खिम के अनुसार हमें ढूंढना है। वे व्यक्तियों को आदि दैविक और अनुभव करने के लिए सक्षम बनाता है। मैं आपसे कहूँगा ये भी आपका गलत जवाब है। और लास्ट पॉइंट, वे व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करता है। और इस आधार पर यह ऑप्शन आपका दुर्खिम के अनुसार सही जवाब चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो धार्मिक धारणाओं में सामाजिक विज्ञान की भूमिका क्या बनेगी? फोर्थ बनेगा। वे व्यक्ति जो उसके सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण या मजबूत कारक है ना, मजबूत कारक प्रदान करता है, वही ऑप्शन आपका यहाँ पर रिलेट करता है धार्मिक धारणाओं के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, दुर्खिम ने अपनी किस रचना में आधुनिक और पारंपरिक समाजों में धर्म को बताया है? क्वेश्चन नंबर 34 सही जवाब आप बता सकते हो, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। करेक्ट, आपका ऑप्शन ये सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक समाज किससे संचालित होता है? किससे संचालित होता है आधुनिक समाज? 35, तो आप कह सकते हो परंपरा से। नो, स्वयं नियमन नहीं आप, हाँ यहाँ पे जो करेक्ट होगा आधुनिक समाज किससे संचालित होता है, तो स्व नियमन से संचालित होता है। इसलिए 35 का जो ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सत्य यहाँ पर माना जाएगा। आगे बात करेंगे पारंपरिक और आधुनिक समाज पर नियम थोपने के लिए जिम्मेदार समस्या कौन सी है? कानून है, नैतिकता है, परंपरा है या विभ्रम है? परंपरा होगी। कौन 36 नैतिकता। ओके, यदि आपने ऑप्शन नंबर बता दो विभ्रम को लगा रहे हैं तो सही जवाब है। पारंपरिक और आधुनिक समाज पर नियम थोपने के लिए जिम्मेदार बेसिकली विभ्रम है। मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से, इसका मतलब ही नहीं पता विभ्रम का। हाँ सुनिएगा तब ना, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि समाज के रूपों का या अंतर नियम की व्यवस्था के अंतर को दर्शाता है। कहने का आशा है, मेरी बात को समझिएगा, कि दुर्खिम ने कहा कि साझा विश्वास सर्वमान्य नैतिकता के प्राधिकार पर आश्रित होता है। इसलिए विश्वास पर आधारित व्यवस्था शक्ति और दबाव के कारण ही या दबाव के द्वारा ही बनी रहती है, जबकि स्वनियमनकारी और आधुनिक समाज स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे तत्वों के बिना संतुलित नहीं रह सकता है ना, संतुलित नहीं रह सकता है। उसी प्रक्रिया में इन्होंने दुर्खिम ने व्यक्ति के सामाजिक साहचर्य का जुड़ाव विश्लेषण करते हुए विचार एक रखा था, जहाँ साहचर्य की आवश्यकता की बात किया था, साहचर्य की आवश्यकता की बात किया था। तो सामाजिक संस्थाओं के अंदर स्वतः ही संशक्ति का तत्व होता है, संशक्ति का तत्व जो होता है बेसिकली मेंशन किया गया है। तो इस सवाल में एक प्रश्न बनाया है, कहा कि पारंपरिक और आधुनिक समाज पर नियम थोपने के लिए जिम्मेदार, नियम थोपने के लिए जिम्मेदार क्या हो सकता है? तो वह है विभ्रम। विभ्रम का मतलब ये किसी चीज़ को भ्रमित करना, किसी क्रियाओं में भ्रम में रहना। और जब आप किसी कंडीशन में भ्रमित रहेंगे तो वहाँ पर वो कार्य बेसिकली सक्षम नहीं माना जाएगा, पूर्ण रूप से सही तरीके से सक्षम नहीं माना जाएगा। वहाँ नियम सहकार्यात्मक के रूप में नहीं होंगे, वहाँ भ्रमित के रूप में होंगे। आपके अंदर डाउट है, भ्रमित हैं, ठीक है, विभ्रम में हैं, तो वह कंडीशन होता है। तो यहाँ तो सवाल ये था आपके सामने कि पारंपरिक और आधुनिक समाज का नियम थोपना है ना, नियम को थोपना, नियम को थोपना, और उसी नियम को थोपने की प्रवृत्ति सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। आधुनिक समाज की यह व्यवस्था दुर्खिम की कृति की विशेष उपलब्धि मानी जाती है, विशेष उपलब्धि मानी जाती है। तो समाज के पारंपरिक
और आधुनिक रूपों में विभ्रम के कारण और आधुनिक समाज पर पारंपरिक कानून या नियम थोपने की प्रवृत्ति ही कई सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बात समझ में आई? समाज के, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समाज के पारंपरिक और आधुनिक रूपों में विभ्रम के कारण आधुनिक समाज और पारंपरिक कानून या नियम थोपने की प्रवृत्ति ही कई सामाजिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार रहती हैं या रही हैं। आधुनिक समाजों की यह व्यवस्था दुर्खिम की कृति की विशेष उपलब्धि मानी जाती है। इसलिए इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। दुर्खिम ने व्यक्ति के स्थान पर किसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन की बात कही है? संस्था की, समाज की, विचार की या परिवार की? क्वेश्चन नंबर 37। सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, समाज, यानी समाज की। सुसाइड किसकी रचना है? सुसाइड किसकी रचना है? और यह रचना दुर्खिम की है, 1897 की है। ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा कि दुर्खिम की प्रसिद्ध रचना एक है सोशियोलिज्म करके, सोशियोलिज्म करके, और यह रचना कब की गई थी? तो सन 1928 में किया गया था, ठीक है, इसकी रचना। वहीं द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में की गई। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895 में किया गया। सुसाइड 1897 में किया गया। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन लाइफ 1912 में किया गया। एजुकेशन एंड सोसाइटी 1922 में की गई। सोशोलॉजिकल एंड फिलॉसफी 1924 में किया गया। सोशलिज्म 1928 में किया गया। ये रचनाएं हैं कुछ किसके? इमाइल दुर्खिम के। क्वेश्चन नंबर 40। अब दुर्खिम से संबंध में मैंने आप लोगों को कुल टोटल 49 क्वेश्चन करवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी प्रश्न आपके बनाए जाएंगे इसी 49 के इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन इसके स्टेटमेंट, इसका पूरी PDF, इसकी पूरी टॉपिक का PDF दुर्खिम का आप लोगों को आपके टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, ठीक है। यहाँ पर प्रैक्टिस में आपने अभी तक दुर्खिम के क्वेश्चनों को देखा है। अब आप लोग देखने वाले हैं मैक्स वेबर के संबंध में। मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री का विद्वान था? जर्मनी। देखिए एक आध बच्चे तो ऐसे हैं क्लास में जो मेरी बात का असर ही नहीं पड़ता, वो म्यूट जो बेसिकली होते ही नहीं हैं, अनम्यूट ही रहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप म्यूट नहीं रहेंगे तो जब मैं रिकॉर्ड क्लासेस जब मैं इसको अपलोड करूँगा तो आप लोग देखेंगे दोबारा, तो मेरी आवाज़ कम आएगी, आपकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, आप लोगों को ही वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, है ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, रिकॉर्डेड देखते ना तो फिर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आती है। उसी वजह से मैं कहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग म्यूट रहा करें। जब मैं आप लोगों से बोलूँ तब आप लोग बोला करें, है ना। उसके बाद तो फिर आपको म्यूट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर, अब तो बेसिकली मैं जो है दूसरा सिस्टम कर लिया हूँ, इस समय फ़ोन से क्लास दे रहा हूँ। अब तो अपनी आवाज़ नहीं होगी, पूरी आवाज़ स्पष्ट मेरी जा भी रही होगी, आवाज़ रिकॉर्डिंग में भी बेटर आ रही होगी, है ना। और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, म्यूट रहना है। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग यहाँ पर बोला करें। अब मैक्स वेबर के बारे में कहा कि किस देश के समाजशास्त्री विद्वान था, तभी अभी आप लोगों में से किसी बच्चे ने कहा है कि जर्मनी। फिलहाल आप इस सवाल का अगर जवाब देना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन नंबर ए को ही जवाब दें, जर्मनी ही आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री के साथ प्रशासनिक चिंतक के रूप में विख्यात मैक्स वेबर का जन्म बेसिकली 21 अप्रैल सन 1864 में हुआ था। MPPSC और MP सेट के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट ये सवाल है। जर्मनी के एक एफूटू शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? एफूटू शहर में जन्म इनका हुआ था, ठीक है। ये बचपन में समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में बहुत रुचि रखते थे। 1882 में वेबर ने एक विधि और साथ ही साथ छात्र के रूप में हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। आगे चलकर उन्होंने जूनियर वकील के रूप में कार्य करते हुए पढ़ाई भी जारी रखी थी, ठीक है। तो मेरा कहने का आशय यहाँ पर इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी विद्वान निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41,
सही जवाब आप सभी लोग कह सकते हो मैक्स वेबर का नाम करेक्ट होगा। बिल्कुल यहाँ पर मैक्स वेबर ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की व्याख्या किस रूप में किया है? व्याख्यात्मक में किया है, निर्वचनात्मक में, विश्लेषणात्मक में या सभी में? क्वेश्चन नंबर 42। देखिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जाएगा निर्वचनात्मक व्याख्या किया है समाजशास्त्र में। ठीक है, समाज शास्त्र में। अब इसका मतलब समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप सभी लोग। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण स्थान देते हुए कहा कि समाजशास्त्र को एक ऐसे प्रत्यक्षवादी विद्वान के रूप में जिन्होंने अध्ययन को अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण से प्रभावित किया था। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने कहा समाजशास्त्र की व्याख्या करते हुए कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक यानी अगर हम बात करते हैं इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग है ना, सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक समझ, निर्वचनात्मक का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग कराता है, जिसके कारण सामाजिक क्रिया और उसकी गतिविधियों और परिणामों के कारण सहित व्याख्या संभव हो जाती है। तो सामाजिक क्रिया की बात जब आती है व्याख्या के रूप में भी, तब भी नाम मैक्स वेबर का ही आता है, जो कि यही ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ना कि सभी। जी सर इसका हिंदी में अर्थ बता दीजिए। निर्वचनात्मक, ओके, निर्वचनात्मक का मतलब होता है सर सोशल एक्शन। सोशल एक्शन कहने का आशय मेरा ये रहा कि सामाजिक क्रिया उसकी गतिविधियों और परिणामों के कारण सहित व्याख्या संभव होगा। अगर मान लीजिए आप कोई सोशल एक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके कारण, उसकी गतिविधियों को आप व्याख्या बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सामाजिक क्रिया ऐसे ऐसे होती है, तो इसका मतलब है कि आप निर्वचनात्मकता के बारे में अंडरस्टैंड यानी उसकी समझ के बारे में आप बता रहे हैं, है ना, सोशल एक्शन के निर्वचनात्मक। यही रीज़न है कि यहाँ पे शब्द सामाजिक क्रिया के बजाय निर्वचनात्मक क्रिया शब्द को रिलेट कराया गया है ना। सोशल एक्शन जानते ही होंगे, सामाजिक क्रिया प्लीज़ नहीं पता? सोशल एक्शन सामाजिक विधान, जन कल्याण, जन भागीदारी की ही बात होती है, तो उनकी व्याख्या करना निर्वचनकरण कहलाता है ना। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखा करें। निर्वचनकरण का मतलब ही होता है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग कराना, है ना, सामाजिक क्रिया, जिसके कारण सामाजिक क्रिया और गतिविधियों के परिणामों के कारण सहित व्याख्या संभव हो जाए। आगे कहता है कि वेबर ने सामाजिक क्रिया का अध्ययन किस रूप में किया था? किस रूप में किया है? क्वेश्चन नंबर 43। सही जवाब बेसिकली सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया से अलग के रूप में किया है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन विशेष बल दिया है। उनका मानना था कि समाज का अध्ययन मूल से मुक्त नहीं हो सकता। तो सामाजिक क्रियाएं समाजशास्त्र का केंद्रीय अध्ययन विषय था, जिसका उद्देश्य था कि सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण अध्ययन करना, है ना। तो उन्होंने एक परिभाषा दिया, कहा कि सामाजिक क्रिया का विश्लेषण करते हुए कि सामाजिक क्रिया को शारीरिक क्रिया से अलग बताया। इनकी स्टेटमेंट है, ये अलग है, परिभाषा है इनकी, अलग बताया है। क्वेश्चन नंबर 44, मैक्स वेबर ने अपनी अध्ययन विधि में किस रूप में वर्णन किया है? विश्लेषणात्मक विधि हो गया, सामाजिक विधि हो गया, आदर्श विधि हो गया, तार्किक विधि हो गया। आदर्श विधि। ओके, सही जवाब आदर्श विधि हो जाएगा। बिल्कुल आपने ऑप्शन नंबर सी का सही चुनाव किया है। क्वेश्चन नंबर 45 कि वेबर ने आदर्श विधि किस तरह की अवधारणा में बताया है? सामाजिक में, नैतिकता में, मानसिक में, सांस्कृतिक में? मानसिक, बिल्कुल। यहाँ यदि आपने देखो, मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि आदर्श विधि, मैक्स वेबर ने अपनी अध्ययन विधि में ना एक आदर्श विधि की अवधारणा का वर्णन किया। उन्होंने बताया था कि आदर्श प्रारूप का विश्लेषणात्मक अवधारणा है, जिसके अनुसार इन्होंने कहा कि शोधकर्ता समाज में ना समान और असमान प्रवृत्तियों की पहचान करता है। तो वेबर का कहना था कि आदर्श विधि ना तो सांख्यिकी रूप से और एक अवसतन के रूप में, और ना ही वह एक हाइपोथेसिस के रूप में यानी कल्पना के रूप में होती है।
तब कैसे होती है? उन्होंने कहा कि आदर्श विधि एक मानसिक अवधारणा के रूप में होती है। मानसिक अवधारणा के रूप में क्यों होती है? उन्होंने ये भी बताया कि एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बोधगम्य संबंधों को संगठित करके समझने की अगर कोशिश की जाए, है ना, जिससे परिस्थितियों का निरीक्षण हो सके, जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक पक्षी दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जा सके, उसी संदर्भ में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आदर्श प्रारूप एक अमूर्त अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? अमूर्त अवधारणा है ना। तो शोधकर्ता शोध से संबंधित समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो आदर्श प्रारूप के उसी के आधार पे 3 प्रारूपों का वर्णन कर दिया था। 3 प्रारूपों का इन्होंने क्या कर दिया था? वर्णन किया था, जिसमें से एक ऐतिहासिक रूप के संबंध में था, और एक अगर मैं बात करता हूँ तो अमूर्त तथ्यों के विश्लेषण के रूप में था, और एक आपका था तर्क संगत के रूप में, है ना। 3 थे प्रारूप। आगे बात करते हैं अगले सवाल। आदर्श प्रारूप के कुल कितने स्तर में वर्णन किया गया है? 2, 3, 4, 5। बिल्कुल 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं का आदर्श प्रारूप जो होता है ना, जिसमें पश्चिम देश आ जाता है, प्रोटेस्टेंट एथिक आ जाता है, आधुनिक पूंजीवाद को आदर्श प्रारूप में चित्रित किए जाने की क्रिया मानी गई या प्रक्रिया मानी गई, एक तो पार्ट वो बन जाता है। दूसरा जो है आदर्श प्रारूप ऐतिहासिक रूप में अमूर्त तथ्यों का विश्लेषण करता है। इसका मतलब ये होता है कि अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जाएगा, जैसे अधिकार तंत्र हो गया, सामंतवाद हो गया, इनको देखा जाएगा। एक तीसरा आता है कि आदर्श प्रारूप विवेकपूर्ण तथा तर्कसंगत तरीके के रूप से एक विशेष प्रकार के व्यवहार द्वारा तैयार किया जाता है। वेबर का कहना था कि आदर्श प्रारूप का अर्थ होता है नैतिक मूल्यों से जोड़कर नहीं देखना जाएगा, ना ही आदर्श क्रिया के रूप में देखा जाएगा, तो उस संबंध में तर्क के रूप में देखा जाएगा। ये तीसरा था। तो 3 टाइप इसमें आ जाता है। आदर्श प्रारूप का ऐतिहासिक तथ्य किस रूप में देखा गया है? ऐतिहासिक तथ्य, तो मैंने आपको बताया ऐतिहासिक तथ्य अगर आपकी बात होता है तो आपका यहाँ पे अधिकार तंत्र, आधुनिक पूंजीवाद और सामंतवाद। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि 47 का जो जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। किस क्रिया के द्वारा साधन और लक्ष्य में एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित होता है? बताइए। तार्किक क्रिया। सॉरी, अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 में, तो आपको बता दूँ तार्किक क्रिया। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंध में पूंजीवाद, वेबर ने पूंजीवादी सोच की व्याख्या करते हुए आधुनिक समाज में लक्षणों को एक सूची तैयार किया, जिसमें से उन्होंने 4 सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया था। एक आता है इसमें तार्किक क्रिया, दूसरा आता है मूल्यों पर आधारित क्रिया, तीसरा आता है संवेगात्मक क्रिया, चौथा आता है परंपरागत क्रिया। 4 बेसिकली सामाजिक क्रियाओं का उल्लेख किया। तार्किक मतलब रेशनल होता है। तार्किक क्रियाओं से अभिप्राय ये था कि उन क्रियाओं से है जो तर्क और विवेक पर आधारित हो, है कि नहीं, जो तर्क और विवेक पर आधारित हो, और इन्हीं क्रियाओं में साधन और लक्ष्य दोनों ही एक विवेकपूर्ण संबंध स्थापित करें, तो उसको हम लोग बोलेंगे तार्किक क्रिया। दूसरा, मूल्यों पर आधारित हो, वह क्रिया जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को, अपने मूल्यों को कसौटी पर खरा उतारे। जैसे एक जहाज का कैप्टन का डूबते जहाज से उतरकर नहीं भागना, उस क्रिया में मूल्य पर आधारित क्रियाओं को रिप्रेजेंट करना। कहने का आशा है कि वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहारों को, अपने मूल्यों को कसौटी पर खरा उतारता है। जैसे एक जहाज के कैप्टन का डूबते जहाज से उतरकर नहीं भागना, तो उस कंडीशन को दर्शाता है मूल्य पर आधारित क्रिया, मतलब बुरी स्थिति या परिस्थितियों में किसी का साथ ना छोड़ना। संवेगात्मक क्रिया मतलब मनुष्य की संवेगात्मक क्रियाएं उन क्रियाओं का बोध कराती है जो मनुष्य के संवेग पर आधारित होती है। किसी व्यक्ति की धार्मिक विश्वास, उसके परिवार के सदस्य के साथ उसका संबंध उसके सभी संवेगों और संवेदनाओं पर आधारित हो जाता है, तो वह कंडीशन बेसिकली संवेगात्मकता की क्रिया कहलाती है। एक परंपरागत क्रियाएं, ट्रेडिशनल एक्शन, इन क्रियाओं में सामाजिक क्रिया और परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार परंपरा से जुड़े होते हैं। एक संयुक्त परिवार के सदस्य कई धार्मिक कार्यों का पालन परंपरा से जुड़े होने के कारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ सामाजिक परंपराएं होती हैं जिसका पालन व्यक्ति समाज के सदस्य होने के नाते करता है
है ना। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक जहाज के कैप्टन का डूबते जहाज से नहीं भागना चाहिए, यह किस क्रिया के अंतर्गत आता है? मूल्य आधारित क्रिया। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, एक संयुक्त परिवार में धार्मिक कार्यों के पालन से जुड़ा होने का कारण किसको दर्शाता है? अभी मैंने बताया है आपको। ओके, यदि आपने ऑप्शन नंबर सी को चुनाव किया है परंपरा, तो सही जवाब दिया है आपने। वेबर ने, जी बताइए। सर ये आप जो ऑप्शन टिक कर रहे हैं ना, ये बाद में शो हो जाएंगे ना, क्योंकि अभी ऊपर आप स्लाइड कर रहे हैं तो वो हटते जा रहे हैं। अरे तो ये इसके नीचे आंसर है ना, हाँ बिल्कुल। ठीक है, इसका नीचे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस रूप में देखा है? वेबर ने सामाजिक क्रिया को किस रूप में देखा है? क्वेश्चन नंबर आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप में। बिल्कुल, अगर आपने आदर्श प्रारूप का नाम लिया है तो सही जवाब दिया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, है ना। 51 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर दिया है। ठीक है, समाजशास्त्र में मैक्स वेबर को लेकर। सर ये पीडीएफ भेजोगे ना अभी? हाँ भाई, आपके ग्रुप में भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे, सभी ग्रुप पे ही भेजेंगे। ठीक है, या आपकी पीडीएफ, आपकी वीडियो का लिंक अभी आपके ग्रुप में जाएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, है ना। कल बाकी अपने नियमित समय पर जो भी क्लासेस रहेंगी वो अपने निर्धारित समय पर रखी गई हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, ओके।